राज्यसभा के 12 सांसदों के सस्पेंशन पर आज क्या है विपक्ष का प्लान? संसद में आज भी हंगामा रहने के आसार। आज किसानों के लिए बीजेपी कहां निकालेगी ट्रैक्टर रैली? संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर राजनीतिक घमासान से जुड़ी हर अहम खबर दिखाते हैं आपको टॉप 9 सियासी संग्राम। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन की कार्रवाई के बाद आज सुबह 10 विपक्षी दलों ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें विपक्ष अपनी आगे की रणनीति तय करेगा। अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस, टीएमसी और शिवसेना के 12 सांसदों को पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित करने के मामले में विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी किया है और फैसले को अलोकतांत्रिक करार दिया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन को लेकर सवाल उठाए और कहा कि जो लोगों की आवाज उठाते हैं और अगर उनकी आवाज को बंद कर दिया जाए तो ये लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास है। ये निंदनीय है और इस पर सभी विपक्षी दल सहमत हैं। खड़गे ने सरकार और चेयर पर नियमों के खिलाफ जाकर ये कदम उठाने का आरोप लगाया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी हंगामे के आसार हैं। कल पहले दिन कृषि कानून वापसी बिल पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया। राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित करने के मुद्दे पर भी विपक्ष आज हंगामा कर सकता है। हंगामे और शोर शराबे के चलते शीतकालीन सत्र में कार्यवाही चलने के आसार कम ही हैं। संसद में कानून वापसी के बीच सिंघू बॉर्डर पर सोमवार को पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के कुछ किसान संगठन चाहते हैं कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब आंदोलन खत्म करना चाहिए। वहीं कुछ संगठन एमएसपी कानून समेत अन्य बाकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने के लिए पक्ष में हैं। इससे पहले सोमवार को तीनों कृषि कानून वापसी बिल संसद के दोनों सदनों में ध्वनिमत से पारित हो गया। दोनों सदनों में बिल पर चर्चा नहीं होने पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हालांकि मामले पर ज्यादातर विपक्षी दलों में एक राय नहीं बनी। अब कृषि कानून वापसी बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। लोकसभा में आज निर्भया फंड और राज्यसभा में देश में डेंगू के हालात को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल कर सकता है। शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने साफ किया है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर संवाद, शांति और मर्यादा रहेगी तो जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी के लिए भी आंदोलन करेंगे। उनके मुताबिक देश के बाहर भी आंदोलन होगा। टिकैत ने कहा कि आंदोलन एमएसपी गारंटी, मुआवजा और मुकदमा वापस होने तक जारी रहेगा। आगे की रणनीति को लेकर 1 दिसंबर को किसानों की बैठक होगी। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर की अगुवाई में आज उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ये ट्रैक्टर रैली नई मंडी परिषद से हापुड़ तक निकाली जाएगी। रैली के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार के किए किसान हितैषी कार्यों को बताया जाएगा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी नाराज चल रहे किसानों को मनाने में जुट गई है। किसानों को खुश करने के लिए बीजेपी ने गोरखपुर में किसान ट्रैक्टर रैली निकाली। बीजेपी की ये रैली 10 किलोमीटर लंबी थी। बीजेपी किसान मोर्चा किसानों को बीजेपी सरकार में मिले फायदे बताकर उनसे 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है। समाजवादी पार्टी आज हाथरस गैंगरेप की याद में मनाएगी स्मृति दिवस। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को आपस में जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे? और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू आज कहां करेंगे जनसभा? विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अहम खबर देखिए टॉप 9 चुनावी चक्र में। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के ऐलान के बाद आज पार्टी हाथरस में युवती से गैंगरेप और मर्डर केस की याद में अलीगढ़ में स्मृति दिवस मनाएगी। हाथरस में पुलिस प्रशासन ने आधी रात में परिजनों की बगैर इजाजत और रीति रिवाज के पालन किए केरोसिन डालकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साधने के लिए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव 11 दिसंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के ब्राह्मण नेता संतोष पांडे इसके लिए परशुराम की मूर्ति तैयार करवा रहे हैं। जयपुर में प्रसिद्ध मूर्तिकार राजकुमार पंडित इस मूर्ति को तैयार कर रहे हैं। मूर्ति स्थापना के अवसर पर महामंडलेश्वर भी शामिल होंगे। दिसंबर में उत्तर प्रदेश को गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात मिल सकती है। पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी का शिलान्यास जलालाबाद विधानसभा में कर सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना पर करीब 36,230 करोड़ का खर्च आएगा। ये भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक होगा जो यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का पूरा फोकस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य को पूरा करने में है। इसका निर्माण यूपीडा करा रही है और इसका 80% निर्माण कार्य पूर्ण होने का दावा किया जा रहा है। परियोजना के तहत 296 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे से इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट जिले आपस में जुड़ेंगे। इसका शुभारंभ चुनाव से पहले हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी समाजवादी पार्टी का साथ देने का ऐलान किया है।
आरजेडी नेता बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो यूपी में समाजवादी पार्टी का साथ देंगे क्योंकि वहां बीजेपी को हराने में वही सक्षम है। तेजस्वी के मुताबिक उनकी पार्टी ने इसलिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी का साथ दिया था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की आज कोटकपुरा में रैली होने जा रही है। रैली को सफल बनाने के लिए जिला अध्यक्ष अजयपाल सिंह संधू के नेतृत्व में कोटकपुरा और जैतो के कांग्रेसी जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कोटकपुरा में यह पहला दौरा है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल की तैयारियां भी जोरों पर है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 2 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी अब तक 89 उम्मीदवारों के नामों के ऐलान कर चुकी है। एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर भुलत से और पूर्व कैबिनेट मंत्री एस विक्रम सिंह मजीठा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के करीब आते ही बीजेपी नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। सोमवार को पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने लुधियाना के प्राचीन संगलावाला शिवालय में माथा टेका और मंदिर में शीश झुकाकर अपनी सियासी दिनचर्या शुरू की। इस दौरान उनके साथ लुधियाना के तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड में आजकल सैनिकों के नाम पर जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस सैनिकों का सम्मान कर रही है तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की नजरें भी पूर्व सैनिकों पर हैं। इसके अलावा कभी राज्य में तीसरी सबसे बड़ी सियासी पार्टी के रूप में पहचान रखने वाली बीएसपी एक बार फिर अपने पुराने वोट बैंक को वापस पाने की जुगत में है। कितने देशों में फैला घातक ओमिक्रॉन? कोरोना के नए वेरिएंट पर डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा? भारत ने ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए किन देशों की मदद की पेशकश की है? यूरोप से मथुरा आए कितने टूरिस्ट हैं संक्रमित? कहां एक ही स्कूल में 45 छात्राएं हुई कोरोना पॉजिटिव? दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते हैं टॉप 9 ओमिक्रॉन इमरजेंसी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया में दहशत बढ़ा दी है। अब तक 16 देशों में नए वेरिएंट का संक्रमण फैल चुका है। इनमें कई अफ्रीकी देशों के अलावा ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हैं। पुर्तगाल में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 13 मरीज मिले हैं। नया वेरिएंट तेजी से संक्रमण फैलाता है और इससे री इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा है। ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ ने सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि इससे दुनिया को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि नया दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट दूसरे वायरस से अलग है। उसने सभी देशों को वैक्सीनेशन तेज करने को कहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते हर दिन 10,000 नए केस मिल सकते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक एट रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना टेस्ट से गुजरना होगा। पूरी तरह वैक्सीनेटेड यात्रियों के लिए भी ये शर्त लागू होगी। सरकार ने हर संक्रमित यात्री के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का फैसला किया है। राज्य सरकारों ने भी निगरानी बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए भारत आगे आया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत सरकार ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने में अफ्रीका में प्रभावित देशों की मदद करने के लिए तैयार है। भारत ने उन्हें कोरोना वैक्सीन, दवाएं, टेस्ट किट और अन्य मेडिकल उपकरण देने की पेशकश की है। इस बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अफ्रीका को 1 अरब कोविड वैक्सीन डोज देने का वादा किया है। दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु आए एक संक्रमित में डेल्टा से अलग वेरिएंट मिला है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। वहीं चंडीगढ़ में पॉजिटिव पाए गए तीनों लोगों में कोरोना के साउथ अफ्रीका वेरिएंट की आशंका है। उनकी भी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। मथुरा के वृंदावन में लगातार तीसरे दिन एक और विदेशी महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई। एक स्थानीय युवक भी पॉजिटिव मिला है। यूरोपीय देशों का 60 सदस्यीय दल 15 नवंबर को वृंदावन घूमने के लिए आया था। इनमें से 4 महिलाएं पॉजिटिव मिल चुकी हैं। जहां ये लोग ठहरे थे उस बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तेलंगाना के एक स्कूल में कोरोना के 45 से अधिक मामले सामने आए हैं। राज्य के सांगारेड्डी जिले के महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग कल्याण स्कूल की 45 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। एक शिक्षक भी इस महामारी से पीड़ित है। इस बीच कर्नाटक के हासन में मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय के 13 छात्र भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ओमिक्रॉन के आतंक के बीच देश में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 123 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कम से कम 7 बीजेपी शासित राज्य हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दे दी है। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीनेशन का आंकड़ा बेहद कम है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम के दौरान ड्यूटी पर तैनात 19 पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सभी पुलिसकर्मियों को अपने जिलों में वापस भेज दिया गया है और उन्हें अगले 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए गए हैं।
अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के 70 एकड़ के मास्टर प्लान पर आज दूसरे दिन चर्चा। चांदीवाल आयोग के सामने आज अनिल देशमुख और सचिन वाजे की पेशी और 26 लोगों की आंख की रोशनी। जाने के लिए कौन जिम्मेदार? देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर निर्माण तेजी से चल रहा है। इस बीच मंदिर निर्माण समिति की बैठक आज दूसरा दिन है। आज बैठक में 70 एकड़ के लैंडस्केप पर विस्तार से विचार मंथन होगा। साथ ही प्लांटेशन को लेकर भी रूपरेखा तय की जाएगी। इससे पहले कल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़ी भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की गई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे चांदीवाल आयोग के सामने पेश हुए। आज इस मामले में अनिल देशमुख और सचिन वाजे को पेश होना है। परमवीर सिंह को आज भी एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की टर्म 1 परीक्षाएं आज से और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 3 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। सीबीएसई ने प्राइवेट छात्रों के लिए जारी अधिसूचना में कहा है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र 2 दिसंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। छात्र इसके लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbsc.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। डीआरआई ने हैदराबाद में हवाई जहाज कैटरिंग सेवा के एक कर्मचारी के पास से तस्करी कर लाया गया करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी सोना जब्त किया है। डीआरआई अधिकारियों के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली थी कि हवाई जहाज कैटरिंग का एक कर्मचारी तस्करी में शामिल है। कर्मचारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जाँच जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक आंख के अस्पताल में 26 लोगों की आंखों की रोशनी जाने का मामला सामने आया है। घटना से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। 22 नवंबर को पीड़ितों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन मुफ्त हुआ था। अगले दिन पट्टी खुलने के बाद से ही पीड़ितों को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। इन्फेक्शन के बाद 15 मरीजों को पटना रेफर किया गया, जबकि 6 मरीजों को SKMCH भेजा गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस ने एक शिक्षा माफिया की करीब 4 करोड़ 80 लाख की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस प्रशासन ने सदर कोतवाली क्षेत्र के फतेउल्लाहपुर में शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा के निर्माणाधीन स्कूल को कुर्क किया है। महेंद्र कुशवाहा पर सामूहिक नकल कराने का आरोप है और पॉलिटेक्निक पेपर लीक मामले में भी उसकी भूमिका संदिग्ध रही है। दिल्ली के नेपसराय इलाके की झुग्गियों में सोमवार शाम भयानक आग लग गई। हादसे की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई। हादसे में अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग कबाड़ के गोदाम और झुग्गियों में लगी थी। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के अगले CEO होंगे। पराग ने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की है। ट्विटर के CEO और को फाउंडर टैग चोरसी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ट्वीट करके अपने इस्तीफे की पुष्टि की। पराग अग्रवाल 2011 में ट्विटर के साथ जुड़े थे। उससे पहले वो याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच सोमवार को ड्रॉ पर खत्म हुआ। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 284 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे कीवी टीम 165 रन पर 19 विकेट खोकर ड्रॉ कराने में सफल रही। श्रेयस अय्यर को उनके 105 और 65 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बाल्टिक देशों के सांसदों की ताइवान यात्रा से बौखलाया चीन ने क्या कहा? चीन की सेना में निकली है बम्पर वैकेंसी। क्या युद्ध लड़ेंगे जिनपिंग? हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों ने कैसे चला चीन का चाबुक, उन पर कैसे चला? और अफगानिस्तान भेजे जाने वाले भारतीय गेहूं को रास्ता देने के मामले में फिर से पलटे इमरान। दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। बाल्टिक देशों के सांसदों की ताइवान यात्रा से चीन को मिर्ची लगी है। बाल्टिक देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के सांसदों ने कल ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन से मुलाकात की थी। उन्होंने यूरोपीय संघ और ताइवान के बीच सहयोग बढ़ाने के संकेत दिए। इससे बीजिंग बौखला गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेन बिन ने इस यात्रा की निंदा करते हुए बाल्टिक देशों को सचेत रहने की धमकी दी। चीन युद्ध की तैयारी में जुटा है और सेना में 3 लाख सैनिकों की भर्ती की बात कही है। चीन की विस्तारवादी नीति के चलते सभी पड़ोसी देशों से उसका सीमा विवाद चल रहा है। इसके अलावा वह ट्रेड और अन्य मुद्दों पर विवाद को लेकर भी दुनिया के अन्य राष्ट्रों के निशाने पर है। इससे खौफजदा चीन अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। वह सेना के फ्रंट मोर्चे पर लड़ने के लिए 3 लाख सैनिकों की भर्ती का प्लान बना रहा है। चीन के थोपे गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हांगकांग के 47 लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं पर मुकदमा फिर से शुरू हो गया है। 23 से 64 वर्ष की उम्र के इन कार्यकर्ताओं पर तोड़-फोड़ की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। चीन अपनी साजिश के तहत पिछले साल हांगकांग में चुनाव करा रहा था और इन लोकतंत्र समर्थकों पर उसके विरोध का आरोप है।
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश दम तोड़ रही है। पिछले 2 साल के मुकाबले इस साल आतंकी हमले में काफी कमी आई है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जवाब दिया है। मंत्री ने बताया कि साल 2019 में 594 आतंकी हमले हुए थे, जबकि 2020 में इनकी संख्या 244 थी। वहीं इस साल 15 नवंबर तक 196 आतंकी हमले हुए हैं। भारत अब दुश्मन के घर में 200 किलोमीटर तक नजर रखने वाला है। ये ताकत भारत को फ्रांस और अमेरिका से पहले हासिल होने वाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एक ऐसी सूडो सैटेलाइट बना रहा है जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और कन्वेंशनल सैटेलाइट के बीच का गैप भरेगा। यह सिर्फ डिफेंस के मकसद से ही नहीं बल्कि जियोलॉजिकल सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। यह 2 साल में तैयार हो जाएगा। पाकिस्तान में कट्टरता की आग बढ़ती जा रही है। ईश निंदा पर भड़की भीड़ ने पुलिस थाना ही फूंक दिया। घटना पख्तूनख्वा प्रांत के 4 सद्दा जिले की है। यहाँ पुलिस ने ईश निंदा के संदिग्ध आरोपी को पकड़ा था, लेकिन जब उसे भीड़ के हवाले नहीं किया तो वे हिंसा पर उतर आए। गुस्साई भीड़ पवित्र कुरान का अपमान करने वाले आरोपी को खुद न्याय देना चाहती थी। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी बात से पलट गया है। उसने अफगानिस्तान को मिलने वाली भारतीय मानवीय सहायता में अड़ंगा लगा दिया है। इमरान खान ने वहां जाने वाले भारतीय गेहूं का रास्ता देने के लिए कई शर्तें रख दी हैं। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय मदद के तौर पर 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और दवाओं की पेशकश की थी। गलवान में भारत से भिड़ने के लिए चीन पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने विवाद से बहुत पहले ही LAC के आसपास के इलाकों में काम शुरू कर दिया था। तिब्बती रिसर्चर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अगस्त 2019 में भारत के सिक्किम राज्य की सीमा से लगे शिगात से प्रांत के गांवों में गश्त और तिब्बती भाषा में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का किया परीक्षण। सोलोमन आइलैंड में क्यों पहुंची फिजी की सेना? प्रवासी मुद्दे पर फ्रांस और ब्रिटेन में कहां तक पहुंची तकरार? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। दुनिया भर के देशों में बढ़ते तनाव के बीच रूस की नौसेना ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि व्हाइट सी में जिरकोन क्रूज मिसाइल दागी गई, जिसने 400 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट किया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि जिरकोन ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम होगी और इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक होगी। हिंसाग्रस्त सोलोमन आइसलैंड में तैनात अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना के तहत फिजी ने भी अपनी सेना भेज दी है। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के देश सोलोमन आइसलैंड के चीन के साथ बढ़ती दोस्ती को लेकर पिछले हफ्ते स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। इस दौरान जारी हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के आरोप में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेन प्रवासी मुद्दे पर ब्रिटेन के साथ नया समझौता करना चाहते हैं। वे ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन को नई ब्रेक्सिट डील के बारे में लेटर लिखने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते इंग्लिश चैनल में एक नाव डूब जाने से 27 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों देश आमने सामने आ गए थे। इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने दुनिया को ईरान के परमाणु ब्लैकमेल के आगे न झुकने का आह्वान किया है। परमाणु मुद्दे पर वियना में ईरान, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच बैठक हो रही है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों को उठाने के लिए सहमत होता है तो परमाणु मुद्दे पर उससे बातचीत हो सकती है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कल लंदन में इजरायल के विदेश मंत्री से मुलाकात की। जॉनसन ने शांति के लिए ईरान के रवैये के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई का समर्थन किया। जॉनसन ने कहा, इजरायल को अपनी रक्षा का अधिकार है। लेबनान में बिगड़ती अर्थव्यवस्था के खिलाफ कल बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने टायरों को जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। लेबनान में खराब हो रहे हालात से लोग सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं। देश की मुद्रा लेबनानी पाउंड नए निचले स्तर तक पहुंच गई है। तुर्की के शहर इस्तांबुल समेत कई हिस्सों में आए भीषण तूफान की वजह से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। तूफान के कारण कई घरों की छतें उड़ गई हैं। इस तूफान में तुर्की का करीब 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। दुनिया के बदलते सैन्य समीकरण के बीच अमेरिका ने अपनी सेना में तत्काल किसी बड़े बदलाव से इनकार किया है। कई महीनों से जारी मंथन के बाद पेंटागन ने फैसला किया कि वो मिडिल ईस्ट में सेना की जरूरतों का और विश्लेषण करेगा और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी पकड़ को और मजबूत करेगा। परमाणु हथियारों की होड़ में उलझे चीन और अमेरिका बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। खबर है कि बाइडेन प्रशासन ड्रैगन से बातचीत की पहल कर सकता है। बाइडेन और उसके शीर्ष सहयोगी इस प्रोजेक्ट पर आहिस्ता से अमल करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच अचानक युद्ध की नौबत न आ जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।